दोस्तों नमस्ते। लीडिंग केस लॉ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के जजमेंट की। दोस्तों ये जजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जजमेंट के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल का जो जुरिस्प्रूडेंस है, जमानत का जो विधि व्यवस्था है भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के संदर्भ में इसको डिस्कशन किया है। और इसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर ध्यान भी लेजिस्लेचर का इंगित किया है कि लेजिस्लेचर बेल के लिए कोई सेपरेट अलग से कोई कानून बनाने का प्रयास करे। जमानत का हमारे पास कोई स्पष्ट कानून नहीं है। यह सीआरपीसी के ही धारा 438 और 439 के अंतर्गत चलती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने विभिन्न जजमेंट के माध्यम से, न्याय निर्णय के माध्यम से बार बार यह बताने का प्रयास करती है कि जमानत किन परिस्थितियों में दी जाए और जमानत किन परिस्थितियों में न दी जाए। और इसके साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर की है कि किस तरीके से जमानत के आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निस्तारण करना पड़ रहा है हाई कोर्ट के स्तर पे ही, जबकि इसका निस्तारण हो जाना चाहिए और जमानत जैसे मामले सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं पहुँचने चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा से ज़्यादा जमानत देने पर जोर भी दे रही है और इसके साथ ही साथ वह अपने हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट को भी यह बता रही है कि किन परिस्थितियों में आपको जमानत दे देना चाहिए और किन परिस्थितियों में जमानत नहीं देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ वह जो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट्स का, किसी भी न्यायालय का जो उसका विवेकाधिकार है जमानत देने और नहीं देने के पहलू को भी, उस पर भी डायरेक्शन, एक दिशा निर्देश देने का प्रयास है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस जजमेंट के माध्यम से। इसमें हेडिंग्स के तौर पर है कि सेक्शन 41A द कोर्ट्स विल हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्व्स ऑन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41 एंड 41A ऑफ द कोड। यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सेक्शन 41 और 41A के कंप्लायंस को लेकर के सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कोर्ट के द्वारा, और कोई भी अगर नॉन कंप्लायंस है तो एक्यूज्ड को बेल दे देना चाहिए। अब हम जब आगे देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले जजमेंट को, ऑफेंसेस को, जो अपराध हैं उनको कैटेगराइज करती है और कैटेगराइज करने का तरीका उसका यह है कि वह सभी अपराधों को चार भागों में बांटती है। कैटेगरी ए के में ऐसे ऑफेंसों को रखा जाता है, उन अपराधों को रखा जाता है जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सज़ा है। वहीं कैटेगरी बी में ऐसे अपराध जिसमें 7 साल या उससे अधिक या उम्र कैद की सज़ा भी है और डेथ भी है। और इसके बाद कैटेगरी सी में जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं बेल को लेकर के, एनडीपीएस में, पीएमएलए में, यूएपीए कंपनीज एक्ट इत्यादि में। और कैटेगरी डी में जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करती है। तो ये जो चार कैटेगरी बनाया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोटा मोटी, 7 साल तक के अपराध, 7 साल से लेकर के मृत्युदंड तक वाले अपराध। इसके साथ ही साथ कैटेगरी सी में ऐसे अपराध जिसमें बेल को लेकर के थोड़ा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं। और कैटेगरी डी इकोनॉमिक्स रिलेटेड ऑफेंसेस जो हैं, जो स्पेशल एक्ट में भी कवर नहीं हैं। इन चार इन चार कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस के बिहाफ पे, इनको बेस बना करके, इनके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सेक्शन 41 और 41A पे, सीआरपीसी पे, जो हमारी मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जो हमारी सेशन कोर्ट है और जो हमारी हाई कोर्ट है, उस पर उनको दिशा निर्देश दे रही है कि अगर सेक्शन 41A का कंप्लायंस नहीं किया गया है तो एक्यूज्ड को बेल दे दीजिए। The investigating agencies and their officers are duty bound to comply with the mandate of section 41 of the court direction issued by Arnesh Kumar versus State of Bihar 2014। अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में ये जो हमारा पावर ऑफ अरेस्ट है पुलिस का, कि पुलिस किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार कर सकेगी और किन परिस्थितियों में उसे गिरफ्तार नहीं करना है। और इस संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए जो गाइडलाइन इशू किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस में, वो यह कि 7 साल से अगर कम के अपराध हैं, 7 साल से कम के अपराध में पुलिस किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी, बल्कि उसे सेक्शन 41A का नोटिस देगी, जिसमें उस अभियुक्त को यह बताया जाएगा कि आपको किस स्थान पर आकर के, किस तिथि पे आकर के अपना बयान को दर्ज कराना है या विवेचना में सहयोग करना है, या पुलिस जो भी आपसे पूछेगी उसे बताना है।
बिना सेक्शन 41A के नोटिस दिए किसी भी व्यक्ति को 7 साल से कम के अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जाना है। सेक्शन 41A की नोटिस मिलने के बाद भी अगर वह व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जाता है तो या इन्वेस्टिगेशन में किन्हीं भी कारणों से सहयोग नहीं करता है तो पुलिस इसको राइटिंग में रिकॉर्ड करते हुए फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी। और कोर्ट को डायरेक्शन दे रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि अगर 41A के नोटिस का कंप्लायंस नहीं हुआ है और किसी व्यक्ति को पुलिस रिमांड बनवाने के लिए आपके समक्ष ले आ रही है या मजिस्ट्रेट ने रिमांड बना दिया तो सेशन जज बेल की सुनवाई करते हुए तुरंत उस अभियुक्त को बेल दे देगा, क्योंकि जो मैंडेट है अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बाउंड हैं सेक्शन 41A जो स्टैट्यूटरी नोटिस है उसका कंप्लायंस कराने के लिए। एनी delegation on their part has to be brought to the notice of the higher authorities by the court, followed by appropriate action. State governments and union territories to facilitate standing order for the procedure to be followed under section 41A 41 of the code. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी के साथ इस जजमेंट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज इत्यादि के गवर्नमेंट इत्यादि संस्थाओं को भी एप्रोप्रिएट एक्शन इस लाइट में लेने के लिए डायरेक्शन इशू किया है। इसके बाद जो हमारा सेक्शन 437 है, 439 है, बेल एप्लीकेशन ought to be disposed of within a period of 2 weeks except if the provision mandate otherwise, with the exception being an intervening application for anticipatory bail are expected to be disposed of within period of 6 weeks with the exception of any intervening application. माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस जजमेंट के माध्यम से यह डायरेक्शन दे रही है कि कोई भी जो बेल एप्लीकेशन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्तों के अंदर डिस्पोज कर दीजिए। एक्सेप्शन कार्व आउट कर रही है अगर कोई इंटरवेनिंग एप्लीकेशन उस बेल एप्लीकेशन के अंतर्गत न पड़ जाए। साथ ही साथ एंटीसिपेटरी बेल के लिए 6 हफ्ते के अंतर्गत इन्हें अंदर ही अंदर एंटीसिपेटरी बेल को निर्धारित करने का दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इसके बाद इस जजमेंट में सेक्शन 88, सेक्शन 170, सेक्शन 204 एंड 209 देयर नीड नॉट बी एनी इंसिस्टेंस ऑफ बेल एप्लीकेशन वाइल कंसिडरिंग द बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 88, 170, 204 एंड 209 ऑफ द कोड। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि बेवजह में अगर वह सेक्शन 88, 170, 204, 209 में बेल एप्लीकेशन दे रहा है तो अगर इन एप्लीकेशन को सुना जा रहा है तो इन एप्लीकेशन को सुनने के लिए अलग से कोई बेल एप्लीकेशन इंसिस्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर आप 204 के स्टेज पे हैं तो अलग से बेल एप्लीकेशन के लिए इंसिस्ट कीजिए, 209 के स्टेज पे हैं, सेक्शन 88 के स्टेज पे हैं तो अलग से बेल एप्लीकेशन मूव कीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं। The Government of India may consider the introduction of separate enactment in nature of a bail act as to streamline the grant of bails। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सेपरेट इनेक्टमेंट अगर बनाने के लिए निर्देश दे रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात हो रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन इशूड बाय दिस कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। The High Court, in consultation with the state government, will have to undertake an exercise on the need for the special courts. The vacancies in position of presiding officer of special court will have to be filled up expeditiously. बेल को लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार, हाई कोर्ट्स जो हैं हमारे यहाँ की, ये सभी के ऊपर एक ओनस ड्यूटी दे रहा है कि किस तरीके से आप बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स फॉर्म करने की बात हो रही है। इसके बाद सेक्शन 440 एंड सेक्शन 436A CRPC की बात होती है जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर से जुड़ा हुआ है। द हाई कोर्ट्स आर डायरेक्टेड टू अंडरटेक द एक्सरसाइज ऑफ फाइंडिंग आउट द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हु आर नॉट एबल टू कंप्लाई विद द बेल कंडीशंस। ये ओनस ड्यूटी माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर डाल रही है कि हाई कोर्ट्स इन बात का पता लगाएं कि कौन से ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जो बेल कंडीशन के कंप्लाई नहीं करने की वजह से जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या अन्य कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी गई
लेकिन जमानत में कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि उसमें श्योरिटी होती है, किस अमाउंट की श्योरिटी। मान लेते हैं 50,000 के जमानतदार मांग दिया गया, व्यक्ति इतना गरीब है कि वह उसके पास 5,000 की ना कोई गाड़ी है ना कोई ज़मीन का कागज़ है, तो वह गिरवी क्या रखे। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 2 आदमी ही जानने वाले नहीं हैं उसके, और वह जेल में है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई पूछता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ जीवन में किसी व्यक्ति के हो जाती हैं कि वह बेल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, फॉलो नहीं कर पाता। उसके बाद ऐसे प्रिजनर्स का पता लगाने के बाद हाई कोर्ट सेक्शन 440 के लाइट में ऐसे प्रिजनर को रिलीज किए जाने की व्यवस्था करेगी। और इसी तरीके से सेक्शन 436A की अपील पेंडिंग है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और जो पनिशमेंट कन्विक्शन के बाद किसी व्यक्ति को मिला है, या जो ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में व्यक्ति जेल के अंदर है, प्रिजन में है, बार में है, तो ऐसा व्यक्ति जिसे जो पनिशमेंट मैक्सिमम मिल सकती है, या जो अगर कन्विक्शन हुआ है तो मिल चुकी है, उसका हाफ ईयर, माफ़ कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका ट्रायल पेंडिंग है और जो मैक्सिमम पॉसिबल इम्प्रिजनमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है, उसका हाफ टर्म कंप्लीट कर लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पे छोड़ दिया जाए और हाई कोर्ट ऐसे कैदियों के बारे में पता लगाए। The Code of Criminal Procedure 1973 Section 436A of the Code would apply to the Special Act also in absence of any specific provision। कोर्ट यहाँ फिर से कह रही है कि ये सिर्फ 436A का जो लाभ है, ये केवल और केवल ऑर्डिनरी एक्ट या आईपीसी भारतीय दंड संहिता पर ही लागू नहीं है, बल्कि यह स्पेशल एक्ट्स पर भी लागू होगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को लेकर के कोर्ट का मानना है कि द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस ऑब्जेक्ट ऑफ द स्पेशल एक्ट and the attending circumstances are a few factors to be taken note of. The gravity of offense, the object of special act, and the attending circumstances of a few of the factors to be taken note of, along with the period of sentence. After all, an economic offense cannot be classified as such, as it may involve various activities and may differ from one case to another. It is not advisable on the part of the court to categorize all the offences into one group and deny bail on that basis। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, इनको कैटेगराइज किया जाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये इसका जो ऑपरेशन है, इसमें जो टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, और सेम मेथोडोलॉजी से जो ऑफेंस किया जाएगा, उसकी ग्रेविटी जो होगी वो किसी में बहुत कम होगी और किसी में बहुत ही ज़्यादा हो सकती है।